दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है नरपत खेड़ा, और इसी नरपत खेड़ा इलाके के रहने वाले हैं 60 वर्षीय शैलेंद्र पांडे, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग कानपुर में एनसीसी में बतौर इंस्पेक्टर की पद पे है। परिवार में उनकी पत्नी 55 वर्षीय किरण पांडे के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है और 2 बेटियां। बेटे का नाम है सचिंद्र, जिसकी उम्र है करीब 24 साल, जो प्रयागराज में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा है। दूसरी बेटी का नाम है जागृति, उम्र है 22 साल, और सबसे छोटी बेटी का नाम है स्मृति, जिसकी उम्र है करीब 17 साल, जो बीसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। बात है 3 अगस्त 2026 की। शैलेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अपने पैतृक घर अमेठी चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। घर पे दोनों उनकी बच्चियां रह जाती है। 5 अगस्त 2026 को जागृति और उसकी छोटी बहन स्मृति हर रोज़ की तरह अपने कॉलेज चली जाती हैं, लेकिन दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास बड़ी बेटी जागृति जब अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला पड़ा है। जब घर के अंदर जाती है, अपनी बहन को आवाज़ लगाती है तो स्मृति कोई जवाब नहीं देती है। इसीलिए जागृति अपनी बहन को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि कमरे के अंदर उसकी बहन स्मृति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और जस्ट उसके बगल में ही उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का भी जो बदहवास स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसका नाम है देवांश पाठक, उम्र है करीब 20 साल के आसपास, जो स्मृति के साथ ही उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता था। दरअसल स्मृति के गले पे किसी तेजधार हथियार को चलाया गया था और देवांश भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हालांकि उसकी सांसें अभी चल रही थी। जब जागृति जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, आवाज़ें सुन करके आस पड़ोस के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन लोग भी जब नज़ारे को देखते हैं तो देखकर एकदम से भौचक्का रह जाते हैं। मामला तो पुलिस का बन ही चुका था। तुरंत इस बात की जानकारी पारा थाने में दी जाती है। साथ ही साथ जागृति इस बात की जानकारी अपने माता पिता और भाई को भी देती है। खास करके जब यह खबर शैलेंद्र पांडे और उनकी पत्नी किरण पांडे को जब मालूम चलता है, फ़ौरन अमेठी से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन पारा थाने में जब पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस को जब ये मालूम चलता है कि भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार की 17 वर्षीय बेटी की दिन दहाड़े घर में घुस करके किसी ने हत्या कर दिया है, पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फ़ौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले स्मृति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और बगल में जो उसका सहपाठी देवांश पाठक पड़ा हुआ था, जिसकी सांसें अभी चल रही थी, आनन फानन में ले जाकर के बगल के हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहां पे डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इतना बड़ा कांड घर के अंदर हो गया और किसी को कुछ मालूम कैसे नहीं चला। हालांकि पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ पड़ोसी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, दोपहर के वक्त घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ तो रही थी, पर हमें लगा कि शायद यह आपसी मामला होगा, पारिवारिक मामला होगा, और किसी के परिवार में हमें दखल देने के कोई हक नहीं है। इसीलिए हम लोग ना तो घर के अंदर गए और ना ही देखने की कोशिश की है कि झगड़े तकरार हो किससे रहा है। पुलिस जब जागृति से सवाल करती है कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी बहन की हत्या कौन कर सकता है, इस पर जागृति पुलिस वालों से कहती है कि साहब, हर रोज़ की तरह सुबह मैं तो कॉलेज चली गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त जब घर पे आई तो देखी कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला पड़ा था। देख के ही मुझे कुछ गड़बड़ लगा। जब बहन को आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं दी। ढूंढते हुए जब फर्स्ट फ्लोर के कमरे में आई तो देखी मेरी बहन मृत अवस्था में पड़ी हुई और बगल में उसका सहपाठी देवांश पाठक भी बदहवास स्थिति में पड़ा हुआ था। पुलिस इन सब का बयान तो ले लेती है, लेकिन पुलिस के पास जब इनसे कोई भी क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस अब यही मान करके चलती है कि जो भी ये वारदात हुई है, अब इन सारे राज से पर्दा स्मृति का जो दोस्त था देवांश पाठक, वही अब पुलिस के सामने खोल करके रख सकता था। लेकिन उसकी भी स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। पुलिस जाकर के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरीके से देवांश की जान बचनी चाहिए, क्योंकि वही इस राज से पर्दा उठा सकता है। थोड़ी देर के बाद इधर शैलेंद्र पांडे जब अपनी पत्नी किरण पांडे के साथ घर पे पहुंचते हैं और जाकर के जब अपनी बच्ची की डेड बॉडी को देखते हैं तो खास करके शैलेंद्र की पत्नी किरण पांडे अपनी बच्ची की डेड बॉडी को देखकर छाती पीट पीट करके रोने लगती है। आसपास में जितनी महिलाएं होती हैं, किरण पांडे को जब रोते हुए देखती हैं तो उन्हें कैसे भी संभालने की कोशिश करती हैं। सवाल कई सारे थे कि इतने पॉश इलाके में 3 मंजिला मकान में घुस करके किसी ने दिन दहाड़े ही एक लड़की की हत्या कर दिया था, किसी को कुछ मालूम नहीं चला। आखिरकार वो व्यक्ति था कौन? सवाल तो कई सारे थे, लेकिन पुलिस के पास या फिर आस पड़ोस या घर के किसी भी सदस्य के पास कोई जवाब नहीं था। और इन सारे सवालों का जवाब मात्र एक लड़का दे सकता था, देवांश पाठक, जिसकी हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रही थी। इधर जब
स्मृति की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है। पुलिस डेड बॉडी को उसके परिजनों के हवाले जब करती है और परिजन जब उस डेड बॉडी को लेकर घर पे आते हैं तो घर में कोहराम सी मच जाती है। लेकिन इस पूरे वारदात में एक पुलिस के लिए खुशखबरी सामने आती है कि जो देवांश पाठक को हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी, डॉक्टर जब उसका इलाज करते हैं तो आखिरकार न सिर्फ देवांश पाठक के शरीर में तब्दीली आती है बल्कि वो होश में आ जाता है। उसके बाद से पुलिस और सबसे पहले देवांश के पास जाती है और जाकर के उसे सवाल करती है कि बताओ तुम लोगों के ऊपर हमला किसने किया था। इस पे देवांश पुलिस वालों को कोई जवाब नहीं देता है। हालांकि पुलिस और भी कई तरह के सवाल देवांश से करती तो है, लेकिन देवांश जब कोई जवाब नहीं देता है तो पुलिस को अब देवांश को ही लेकर के शक हो जाती है कि कहीं देवांश ने ही तो स्मृति की हत्या नहीं किया है। चूंकि अब देवांश लगभग ठीक ठाक तरीके से होश में आ चुका था, इसीलिए पुलिस अब शक के बुनियाद पर देवांश को ही गिरफ्तार करके सीधे थाने में लेकर आ जाती है। और जब देवांश से इस पूरे वारदात के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार देवांश न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करता है बल्कि पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब स्मृति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। लेकिन देवांश पाठक जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद स्मृति का पूरा परिवार ही एकदम से परेशान हो उठता है। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब स्मृति 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रही थी उसी स्कूल में पड़ोस का ही रहने या फिर इलाके का रहने वाला देवांश पाठक भी पढ़ाई कर रहा था। 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही देवांश और स्मृति के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं होती है बल्कि बातचीत करते हुए दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है और यह सिलसिला 2 साल तक चलता है। 12वीं की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से जब आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं तो आखिरकार स्मृति बगल के ही एक कॉलेज में बीसी में एडमिशन ले लेती है। लेकिन जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेती है उसी कॉलेज में देवांश पाठक भी जाकर बीसी में ही एडमिशन ले लेता है। क्योंकि दोनों के बीच में पहले से अफेयर चल रहा था, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। पर दोनों के बीच में जो इतने लंबे से ये अफेयर चल रहा था इस बात की जानकारी स्मृति के परिवार वालों को कभी मालूम चल ही नहीं पाता है। हालांकि बीच बीच में देवांश अक्सर स्मृति से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे भी जाता था, लेकिन स्मृति के परिवार वालों को लगता था कि देवांश उसके कॉलेज में पढ़ता है, इसीलिए स्मृति का सिर्फ दोस्त है। किसी को यह मालूम ही नहीं चल पाता है कि उनकी बच्ची का देवांश के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। इसीलिए परिवार का कोई भी सदस्य देवांश को अपने घर में आने जाने पर रोक भी नहीं लगाता है। पर जैसे ही ये लोग कॉलेज में आकर के पढ़ाई करने लगते हैं और जब कुछ महीनों का समय गुजरता है अचानक से स्मृति के चाल चलन में थोड़ी सी परिवर्तन आ जाती है। वो अब देवांश को पहले तरीके से तरजीह नहीं देती है, जिस वजह से अब देवांश को शक हो जाता है कि शायद उसकी प्रेमिका के जीवन में कोई और लड़का आ चुका है। यानी कि उसे पूरा शक हो जाता है कि उसकी प्रेमिका का किसी और के साथ अफेयर शुरू हो चुका है और वो मेरे साथ चीट कर रही है। हालांकि एक दिन देवांश साफ सुथरे तरीके से अपनी प्रेमिका स्मृति से सवाल भी करता है कि आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। इस पे स्मृति भी साफ सुथरे तरीके से जवाब देते हुए कहती है कि बस मैं पढ़ाई में मन लगा रही हूँ, मुझे अपने फ्यूचर को बनाना है, इसीलिए पहले जैसा मैं ज़्यादा तुम्हें तरजीह नहीं दे रही हूँ। लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में किसी और लड़के को लेकर के शक हो चुका है उस शक को जितना जल्द हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा किसी और लड़के के साथ ना तो अफेयर चल रहा है और ना ही कोई लड़का मेरे जीवन में है। पर देवांश को अपनी प्रेमिका स्मृति की बातों पे जरा सी भी यकीन नहीं होता है, खास करके इस बात को सोच करके कि जिस प्रेमिका के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर के रिश्ते में जुड़ा हुआ था अचानक वो पढ़ाई में कैसे मन लगा सकती है। रही बात कि जो वो पढ़ाई कर रही थी वो पढ़ाई तो मैं भी खुद कर रहा हूँ, तो फिर पढ़ाई का बहाना करके मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। इसीलिए देवांश अब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार उसकी प्रेमिका का किस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। देवांश अपनी भरपूर कोशिश करता तो है, लेकिन किसी भी लड़के के बारे में उसे मालूम ही नहीं चल पाता है कि उसकी प्रेमिका का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। और जैसे जैसे कोशिश करता है सच्चाई जब उसे मालूम नहीं चलता है तो अब देवांश को लगता है कि शायद उसकी प्रेमिका बड़ी सत्याना तरीके से उसके साथ चीट कर रही है। इसी बात को लेकर के देवांश और स्मृति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है और जब झगड़े तकरार शुरू होती है तो बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ते चली जाती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है समय के अनुसार दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ते चली जाती है। आगे चल करके देवांश को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में अब स्मृति उसे छोड़ करके किसी और की ज़िंदगी में चली जाएगी, जो देवांश किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था। देवांश इस रिश्ते को बचाने के लिए खास करके जो उसके दिमाग में शक पैदा हो चुका था उसे अपने दिमाग से हटाने के लिए स्मृति से बार बार सवाल करते रहता है कि आखिरकार तुम बताओ कि मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। लेकिन इस पर जब स्मृति भी उसे सही तरीके से जवाब नहीं देती है तो आखिरकार देवांश गुस्से के मारे इस प्रकार से पागल हो जाता है कि अब वो एक ऐसा फैसला कर लेता है जो शायद उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी।
देवांश ये सोचता है कि अगर स्मृति मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो देवांश और ना ही स्मृति इस रिश्ते को लेकर अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। इधर आनन फानन में देवांश फैसला करता है कि अगर स्मृति मेरी नहीं हो पाई तो हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार वो फिर से स्मृति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी कोशिश जब नाकाम हो जाती है उसके बाद से फाइनली जो उसने फैसला किया था इसको अमली जमा पहलाने का अब तय कर लेता है और उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और आखिरकार उसे यह मौका तब मिल जाती है जब 3 अगस्त 2026 को स्मृति के पिता शैलेंद्र पांडे अपनी पत्नी किरण पांडे को लेकर के अपने पैतृक गांव अमेठी में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। घर पे सिर्फ उनकी 2 बेटियां जागृति और स्मृति रह जाते हैं। तभी इधर देवांश पाठक को यह मौका मिल जाता है और आखिरकार 5 अगस्त 2026 को जब स्मृति की बड़ी बहन जागृति भी अपने कॉलेज पे चली जाती है और स्मृति घर पे अकेली रह जाती है, तो आखिरकार जो देवांश ने अपना प्लान बनाया था इसी प्लान के तहत अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर के सीधे स्मृति के घर पे चला जाता है। हालांकि जब फर्स्ट फ्लोर के कमरे पे पहुंचता है पहले दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो लड़के को यानी कि तीसरे लड़के को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद चल रही थी, इस विषय पर जब बातचीत होती है तो बात बिगड़ने लगती है और फिर दोनों के बीच में जोरदार तरीके से झगड़े तकरार शुरू होती है। जोर जोर से चीखें भी बाहर आती है, आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं, लेकिन लोगों को भी लगता है कि शायद ये घर का आपसी मामला है, इसीलिए हमें जाकर के नहीं पूछना चाहिए। बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि जो देवांश ने अपने साथ तेजधार हथियार लेकर के आया था उस हथियार को खुद स्मृति अपने हाथ में ले लेती है और उसी से जब देवांश के ऊपर वार करती है तो आखिरकार देवांश के हाथ पे जाकर उस हथियार से लग जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही देवांश को चोट लगती है गुस्से के मारे इस प्रकार से पागल हो जाता है कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और फिर उस हथियार को स्मृति के हाथ से छीनने के बाद सीधे स्मृति के गले पे चला देता है, जिस वजह से स्मृति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जब मौत हो जाती है और देवांश पाठक जब होश में आता है, सामने जब अपनी प्रेमिका की डेड बॉडी को देखता है तो देख करके अब सोच में पड़ जाता है कि अब अपने आप को कैसे बचाऊं। पहली बार तो वो ये सोचता है कि डेड बॉडी को यहीं पे छोड़ करके कहीं भाग जाता हूं, लेकिन उसे ये भी डर सताने लगता है कि अगर भाग के जाता हूं पुलिस आज नहीं तो कल मुझे जरूर पकड़ लेगी। इसीलिए देवांश अब अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर पे उसी तेजधार हथियार से और कई जगहों पे वार कर लेता है, ये सोच करके कि मैं भी यहीं पे गिर पड़ता हूं और जब परिवार वाले आएंगे खबर थाने में दी जाएगी, पुलिस जब यहाँ पे पहुंचेगी और पुलिस जब पूछताछ करेगी तो मैं कोई बहाना बना दूंगा कि लुटेरे लूट के इरादे से घर में घुसे थे, जब हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया जिसमें स्मृति की मौत हो गई। देवांश पाठक ने प्लान तो बेहतर तरीके से बनाया, वहाँ से भागता नहीं है, उसी कमरे में पड़ा रहता है और 3:30 बजे के आसपास स्मृति की बड़ी बहन जागृति जब पहुँचती है और नज़ारे को जब देखती है, वाकई में वो खबर थाने में भी देती है, अपने माता पिता को भी देती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद देवांश को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और देवांश जब होश में आता है, पुलिस जब जाकर उसे सवाल जवाब करती है तो अपने सामने पुलिस वालों को देख करके देवांश एकदम से डर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर जब पुलिस देवांश से कई सारे सवाल करती है, देवांश जब अपना मुंह नहीं खोलता है तो पुलिस को देवांश को ही लेकर शक हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस शक के बुनियाद पर देवांश को थाने में लेकर आ जाती है और थाने में लाकर जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार देवांश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। वाकई में देवांश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद सब पुलिस अब सबसे पहले देवांश को अपने साथ लेकर के जाती है और जिस हथियार से उसने अपनी प्रेमिका स्मृति के गले पे वार करके हत्या किया था सबूत के तौर पे पुलिस उस हथियार को बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और असलियत खास करके स्मृति के जब पूरे परिवार को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पे जरा से भी यकीन नहीं होता है कि उनकी बच्ची का खुद उसके सहपाठी देवांश पाठक के साथ अफेयर चल रहा था और शक के बुनियाद पर देवांश ने ही उनकी बच्ची की हत्या कर दिया है। फिलहाल इस वक्त पुलिस देवांश को गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश कर उसे जेल तो भेज चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है कि जो देवांश को उसकी प्रेमिका स्मृति को लेकर के शक पैदा हो चुकी थी कि स्मृति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, पुलिस इस चीज़ की अब जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस स्मृति का मोबाइल अपने कब्जे में ले चुकी है, CDR निकाल करके ये टेक्निकल के माध्यम से सब कुछ जांच पड़ताल कर रही है कि वाकई में जो देवांश को अपनी प्रेमिका को लेकर के शक हुआ था क्या वाकई में स्मृति का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था या फिर देवांश के दिमाग में शक नाम की बीमारी पैदा हो चुका था। देखने वाली बात यह है कि आगे चल कर के इस केस में और कौन कौन से नए खुलासे होने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और खास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।